आज मैं आपको हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL 2021 के अंदर। तो इसमें 4 ऑप्शन है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी, जन्म स्थान क्या था, गुजरात था, वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो पहले जो 3 कथन है ये तो सत्य है और चौथा कथन जो है वो असत्य है। कैसे, जरा थोड़ा समझ लेते हैं इसको। देखिए, दयानंद सरस्वती जी जो हैं उन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करी। तो पहला कथन सत्य हो गया। आर्य समाज के संस्थापक जो हैं दयानंद सरस्वती जी, इनका जन्म गुजरात में हुआ था, तो दूसरा कथन भी सत्य हुआ। और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर तिवारी। यह भी क्वेश्चन जरूर आ सकता है। और आर्य समाज का नारा क्या था, वेदों की ओर लौट चलो। इनका उद्देश्य यह था कि जो सनातन धर्म में बुराइयां, आडंबर और कर्मकांड आ गए हैं उनको दूर किया जाए और इस शुद्ध वैदिक धर्म की ओर वापस चला जाए। इस नारे के पीछे दयानंद सरस्वती जी का उद्देश्य हिंदू धर्म में वेदों के प्रभाव को फिर से बढ़ाना था। दयानंद सरस्वती जी ने हिंदी भाषा में एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लिखी। अब ये हिंदी भाषा जो मैंने दिया है ये इसलिए दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट के एग्जाम में आया था कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई है। और सत्यार्थ प्रकाश जो है इसको कहा जाता आर्य समाज का बाइबल। यह भी क्वेश्चन आ सकता है इस संदर्भ के अंदर। अब आपको जैसे पढ़ा था आपने ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज जो था जहां पर लिखा हुआ है, इसे शुरुआत में ब्रह्म सभा के नाम से 1828 में कलकत्ता में स्थापित किया था और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, जिनको भारत में पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक भारत का जनक, बहुत सारे नाम इनके साथ जुड़े हुए। बाद में ब्रह्म समाज के नाम से यह संस्था प्रसिद्ध हुई और 1843 में इसकी बागडोर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आ गई। ये मैंने महर्षि इसलिए लिखा है कि डीपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि महर्षि के नाम से कौन जाने जाते थे। और ये याद रखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर हमारे जो प्रसिद्ध 2 व्यक्ति हैं, एक तो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें 1913 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे। और दूसरे इनके पुत्र का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो पहले भारतीय हैं जो IAS अधिकारी बने थे। ठीक है। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने लोगों को मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि ये जो आडंबर है उसे करने से रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL के 2021 के अंदर। अब इसके संदर्भ में क्या है, 4 ऑप्शन देखिए, लाला लाजपत राय, सूर्य सेन, जतिनलाल मुखर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल। अब इसके संदर्भ में जो संस्थापक सदस्यों की बात आती है तो आंसर जो है ये चौथे नंबर पे है, राम प्रसाद बिस्मिल जी। कैसे हैं जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको और अच्छे से ध्यान रहेगा। HRA के नाम से जो प्रसिद्ध हुई, इसी को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते हैं। और क्रांतिकारियों ने इसकी स्थापना 1924 में कानपुर, इसे इंग्लिश में CAWNPUR भी लिख देते हैं। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद चटर्जी और सचिंद्र सान्याल। ये ध्यान रखना है। और क्रांतिकारियों के संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति यानी कि आर्म्ड रिबेलियन के द्वारा ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना था। यहाँ ये जरूर ध्यान रखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां कौन सी थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये ध्यान रखना, कल को ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि क्रांतिकारियों का एक ये प्रसिद्ध पंक्ति थी जिसे वो गुनगुनाते थे। इस संगठन में शहीद भगत सिंह भी शामिल हो गए बाद में चलकर, हालांकि 24 में नहीं। और उन्होंने जो शहीद भगत सिंह है उन्होंने पंजाब नौजवान सभा, जो DAV कॉलेज में वो पढ़ते थे लाहौर के, वहां उन्होंने नौजवान सभा का गठन किया था, युवाओं का एक संगठन था। और 1928 में इस संगठन का नाम, कौन से संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे वह समाजवाद से प्रभावित होने लगे और इसीलिए उन्होंने केवल राजनीतिक आजादी नहीं वरन आर्थिक आजादी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने ये शब्द समाजवाद, जिसे इंग्लिश में सोशलिस्ट कहते हैं, वह भी जोड़ दिया।
और इसके बाद एक विकल्प आपको दे रखा है सूर्य सेन। सूर्य सेन कौन थे? वो पेशे से एक टीचर थे और इन्हें लोग जो है मास्टर दा के नाम से, जो दादा कहते हैं बड़े भाई को तो बंगाली में, तो मास्टर दा के नाम से पुकारते थे। और इनका जो योगदान है वो है 1930 में इन्होंने एक संगठन बनाया, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, IRA। ऊपर जो आपने पढ़ा ये तो HRA है, ये IRA। इसके माध्यम से इस संगठन ने सशस्त्र विद्रोह के द्वारा अंग्रेज सरकार को सीधे चुनौती दी। कुछ तो ऐसे नगर थे बंगाल के जिन पर इन्होंने सीधे कब्जे करके कुछ समय तक अपना राज कायम किया। और ये वो संगठन था सूर्य सेन का, जिसके अंदर महिलाओं ने पहली बार बड़े पैमाने पर हथियारबंद विद्रोह में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी की। फिर तीसरा जो नाम है जतिन नाथ मुखर्जी। ये जतिन नाथ मुखर्जी कौन थे? ये वो क्रांतिकारी थे जिनको बाघ जतिन के नाम से, और ऐसा माना जाता है इन्होंने एक जो घास आदि काटने के लिए हसिया होती है उसकी मदद से इन्होंने एक बार एक बाघ को मार दिया था, इसलिए लोगों ने इनकी वीरता के कारण इन्हें बाघ जतिन के नाम से जाना गया। हालांकि 1915 के अंदर इनकी ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान इनकी मृत्यु होगी और वीरगति को प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ये CGL 2021 का क्वेश्चन है। अब इसके बारे में देखिए, 4 विकल्प आपके सामने है और मैं यहां पर गोलमेज सम्मेलन के बारे में बता देता हूं। ये जो याद रखने का तरीका है वह भी मैं आपको बता दूंगा। पहले हम पढ़ लेते हैं गोलमेज सम्मेलन किस लिए बुलाया गया था। देखिए, उससे पृष्ठभूमि जानने के लिए देखिए कि 1929 में साइमन कमीशन जो है उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। असल में साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और उसने भारत के भावी राजनीतिक स्वरूप से संबंधित अपनी रिपोर्ट 1929 में ब्रिटिश सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट पर भारतीयों की सहमति प्राप्त करने के लिए या एक बहुमत प्राप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया। यह सम्मेलन 3 हुए, 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था इसी दौरान 1930 में गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया था और उसके साथ ही शुरू हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसीलिए कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं करा। अंग्रेजों ने पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद यह महसूस किया कि भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस अगर अनुपस्थित रहेगा और उसकी अनुपस्थिति में यदि कोई सहमति भी हो जाती है तो वह भारत में सर्वमान्य नहीं होगी। इसीलिए उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक, उसने गांधी के साथ एक समझौता किया 1931 में, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। समझौते के अनुसार कांग्रेस ने आंदोलन को वापस लिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्से लेने के लिए गांधी को अपना अकेला प्रतिनिधि नियुक्त किया। गांधी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन गए, लेकिन वहां पर कोई सहमति नहीं बनी। वापस आने के बाद इन्होंने आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। इसीलिए जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ 1931 में तो कांग्रेस ने उसमें हिस्सा नहीं लिया और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। अब आपको जैसे ये याद रखना है कि हम कैसे याद रखें। देखिए, आप क्या कीजिए, जैसे हमने कहा पहला, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तो पहला जो आएगा 1 जो आता है वो किसके बाद आता है? 0। तो 1930 में पहला हुआ और 1 के बाद क्या आता है? 2, यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में। 2 के बाद आता है 3, यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया 1932 में। इस तरीके से मेमोराइज किया जा सकता है और उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है वो है तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किताबुल हिंद एक प्रसिद्ध किताब है का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में प्रारंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है, और यह भी CGL 2021 के अंदर पूछा गया। इसमें भी आप देखिए, यहां पर मैंने 4 विकल्प जो है आपको दिए हुए हैं, अल ख्वारिज़मी, अल बुखारी, अल बिरूनी और अल हिंद। तो हमारा आंसर जो है अल बिरूनी आएगा। अल बिरूनी की ये पुस्तक जो है उसका थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, सन
17 में ख्वारिज्म जो पड़ता है, ये जो क्षेत्र पड़ता है जिसे ख्वारिज्म लिखा हुआ है, ये क्षेत्र जो है ये पड़ेगा जो उत्तरी अफगानिस्तान है, ईरान है, उज्बेकिस्तान है, उससे मिला जुला एक हिस्सा है जो ख्वारिज्म कहलाता है। इस पर जब आक्रमण किया गजनी के सुल्तान ने, जिसका नाम था सुल्तान महमूद गजनी, तो वहां से उसने कई विद्वानों को और कवियों को अपने साथ राजधानी गजनी ले आया, यानी कि एक बंधक के तौर पर। अल बिरूनी भी उनमें से एक था, वह बंधक के रूप में गजनी आया था, परंतु उसके ज्ञान से गजनी बहुत प्रभावित था। इसीलिए जब महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया, 1000 से लेकर 1025 तक उसने भारत पर अनेक हमले किए। उस हमलों के दौरान महमूद गजनी भारत आया और भारत में रहकर उसने संस्कृत धार्मिक पुस्तकों एवं दर्शन के साथ साथ पुराणों भगवत गीता का भी अध्ययन किया। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया कि पहला मुस्लिम कौन सा है जिसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, तो इसमें महमूद गजनी है। उसने जिस पुस्तक में, और अपनी जो पुस्तक है इसकी, जिसका नाम हमने पढ़ा किताबुल हिंद, उस पुस्तक में भारतीय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के साथ दर्शन और विज्ञान का वर्णन किया। इस पुस्तक का नाम या तो तहकीकात हिंद कहते हैं और ज्यादा पॉपुलर नाम जो है वह है किताबुल हिंद।